Hello students, good morning everyone. Today we are going to start with a new chapter of GST, that is valuation in GST including valuation rules. So first of all we would need to know why we need to know the value of supply. हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में क्यों पता होना चाहिए। ये सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि हमें GST लिवाई करने के लिए बच्चे लिवाइंग टैक्स अंडर GST वी नीड टू थिंग्स on what amount tax is to be levied and what rate tax is to be levied। मतलब कि जीएसटी लगाने के लिए जीएसटी के ऊपर जीएसटी के अकॉर्डिंगली टैक्स चार्ज करने के लिए सबसे पहले तो हमें अमाउंट पता होनी चाहिए। दूसरा रेट जिस चीज़ पे हम वो लिवाई करेंगे, द अमाउंट ऑन विच टैक्स शुड बी लिवाइड अंडर द जीएसटी दैट डिपेंड्स विच टैक्स शैल बी लिवाइड। मतलब अमाउंट ही हमें बताएगी जो लिवाई करेंगे कि हमने वहाँ पर टैक्स कितना लगाना है। एंड दूसरा डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसी है। अगर वो इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लागू होगा, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी लागू किया जाएगा, जिस वजह से हम वैल्यू ऑफ सप्लाई पता करते हैं। ठीक है जी, जब तक हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई का नहीं पता चलेगा तो ठीक है, तो उसके बाद हम वी कैन नॉट कैलकुलेट टैक्स ऑन जीएसटी अंटिल वी नो द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वी कांट कैलकुलेट टैक्स ऑन जीएसटी। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पता लगाना पड़ता है एंड उसके रेलेवेंट टैक्स रेट्स का जो हो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, फाइंड वेदर द ट्रांजैक्शन इज अ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज। क्या वो गुड की सप्लाई है या सर्विसेज की है। अगर ये पता चल जाए देन असर्टेन वेदर द सप्लाई इज टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। ये पता लगाएंगे कि वो टैक्सेबल सप्लाईज है या नॉन टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल सप्लाईज है तो उसको हम अंडर सेक्शन 7(1) सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे कि वो टैक्सेबल है। इफ यस देन टैक्स विल बी लिवाइड अंडर जीएसटी। अगर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है या नेगेटिव लिस्ट में है तो टैक्स विल नॉट बी लिवाइड अंडर जीएसटी। तो इसे हमने टैक्सेबल इवेंट और सप्लाई के चैप्टर्स में ऑलरेडी डिटेल्ड में पढ़ा। और फर्दर नाउ फाइंड विच टैक्स विल बी लिवाइड ऑन टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो नेचर ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज है या इंटर स्टेट सप्लाईज है, इसे भी हम अर्लियर अपने चैप्टर्स में कर चुके हैं, जिसके अंदर सप्लाई ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई में हमने इंटर स्टेट सप्लाईज और इंट्रा स्टेट सप्लाईज किया था। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी एप्लीकेबल और यूटीजीएसटी इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज आईजीएसटी विल बी लिवाइड। तो इसे हमने सप्लाईज इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट चैप्टर में पहले ही कर चुके हैं। देन हम पता लगाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर रूल्स 10(14). तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी हमने डिटेल्ड में किया। तो फर्दर फिर क्वेश्चन अराइज होता है, नाउ फाइंड व्हेन टैक्स शैल बी लिवाइड। कब टैक्स लिवाई किया जाएगा। तो उसके अंदर रूल्स अंडर सेक्शन 12 एंड 13 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट हम फॉलो करते हैं। एंड देन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शनल वैल्यू अंडर सेक्शन 15 की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज क्या होंगी उसे हम ट्रांजैक्शनल वैल्यू के अकॉर्डिंगली फाइंड करते हैं, जो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया, जो इस चैप्टर में हम अच्छे तरह से क्लैरिफाई करेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन जीएसटी क्या है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि एवरी फिस्कल स्टैट्यूट मेक प्रोविजंस फॉर डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑन विच टैक्स शैल बी लिवाइड। कहते एवरी लॉ प्रोविजंस बनाता है रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई विच आर टू बी लिवाइड। तो फर्दर बात करते हैं, जीएसटी आल्सो टैक्स इज पेबल ऑन एड वैलोरम बेसिस विच मीन्स परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो जो भी टैक्स पेबल होता है वो एड वैलोरम बेसिस पे होता है। मीन्स क्या है उसका कि परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे किया जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15। तो बेसिस ऑफ डिटरमिनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शनल वैल्यू, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शनल वैल्यू के बेसिस कहेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू। ट्रांजैक्शनल वैल्यू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो रिसिपिएंट को वैल्यू फॉर सप्लाई पड़ेगी। देयर आर टू पर्सन्स, सप्लायर एंड रिसिपिएंट्स। सप्लायर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों सप्लाई करेगा किसे, रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट शैल पे फॉर द वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल वैल्यू। जो भी रिसिपिएंट वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए पे करेगा उसे बोलते हैं ट्रांजैक्शनल वैल्यू।
तो एसेंशियल्स क्या है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शनल वैल्यू? ट्रांजैक्शनल वैल्यू इज द बेसिस फॉर वैल्यूएशंस। तो सेक्शन 15(1) मेक्स इट क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी द ट्रांजैक्शनल वैल्यू। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की वैल्यू है उसे ही हम ट्रांजैक्शनल वैल्यू बोलते हैं। तो बेसिकली और क्या एसेंशियल? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू ये भी कहता है कि जो भी एक्चुअल प्राइस पे किया, ऑलरेडी पेड किया है या पेबल करने वाला रिसिपिएंट फॉर द सप्लायर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो भी एसेंशियल एलिमेंट है ट्रांजैक्शनल वैल्यू का। तीसरा क्या है जी? नेक्सस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड एंड सप्लाई मेड। क्या क्या ज़रूरी है? नेक्सस क्या है जी? अमाउंट रिसीव्ड एंड सप्लाई पेड। अंडर सेक्शन 15(1) ये क्या कह रहे हैं? प्रोवाइड्स दैट ट्रांजैक्शनल वैल्यू शैल बी द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट क्लियरली मीन्स दैट देयर शुड बी नेक्सस। नेक्सस का क्या मतलब है? कनेक्शन होना चाहिए किसके बीच में? बिटवीन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सप्लायर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोनों के बीच में कनेक्शन होना ज़रूरी है, ये भी एसेंशियल एलिमेंट है। देन प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। तो 15(1) ये भी कहता है कि ट्रांजैक्शनल वैल्यू डेट प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। जो प्राइस है वही सिर्फ सोल कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई एडिशनल कंसिडरेशन है वेदर इन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी टर्म्स इज रिसीव्ड, द वैल्यू ऑफ सच कंसिडरेशन शैल बी एडिड टू द कंसिडरेशन टू अराइव एट द ट्रांजैक्शनल वैल्यू। अगर कुछ एडिशंस होती भी हैं तो उसे हम ऐड कर देंगे ताकि ट्रांजैक्शनल वैल्यू तक पहुंचा जा सके, बट वो मॉनेटरी हो तभी ऐड करेंगे। सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड बी रिलेटेड। कहते जो सप्लायर एंड रिसिपिएंट है वो रिलेटेड होने चाहिए। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ सप्लाई ओनली व्हेन द सप्लायर एंड रिसिपिएंट्स शुड नॉट बी रिलेटेड, सॉरी। तो वो जो सप्लायर एंड रिसिपिएंट रिलेटेड ना हो, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो उसको हम वैल्यूज़ को हम ट्रांजैक्शनल वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे सेटिस्फाई तो रिजेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली कैलकुलेट करते हैं ट्रांजैक्शनल वैल्यू कैसे, उसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले डिटरमिन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज या ट्रांजैक्शनल वैल्यू पता करेंगे अंडर सेक्शन 51। अगर कुछ इंक्लूजन्स किए हैं तो ऐड बैक स्टेप 2 क्या? इंक्लूड इंक्लूजन्स इन द टैक्सेबल वैल्यू। अगर कुछ डिडक्शंस अवेलेबल हैं तो एक्सक्लूड डिडक्शंस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15(3). फॉलो जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स 2017 इफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एज अंडर सेक्शन 15। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं पता लगाई जाएगी तो जीएसटी काउंसिल बताएगा। तो गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी अदर मेथड्स टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15। ये 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं ट्रांजैक्शनल वैल्यू पता करने के लिए। तो स्टेप 1 डिटरमिन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शनल वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी? इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो हमारी ट्रांजैक्शनल वैल्यू है। जो प्राइस एक्चुअली पे किया या पेबल करेंगे तो उनमें कनेक्शन होना चाहिए अमाउंट रिसीव्ड एंड सप्लाई मेड में। प्राइस मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन एंड सप्लायर एंड रिसिपिएंट शुड नॉट बी रिलेटेड। इन सभी बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शनल वैल्यू डिफाइन की जाएगी। Further, value of supply of goods and services must be only of taxable supplies। जो taxable supplies हो तो उसकी value of supply मानी जाएगी, ऐड की जाएगी। Taxable and non-taxable supplies have been explained in chapter taxable event and जो हमने पहले किया हुआ है। And further, supply under GST भी हम follow कर चुके हैं। फर्दर इंक्लूजन्स इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंक्लूजन्स क्या है जी? जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं बिफोर द पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उसे हम बोलते हैं इंक्लूजन्स। किस तरह की इंक्लूजन्स होती हैं? जैसे टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी, एक्सपेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, कोई सब्सिडीज, ये जो भी सेक्शन 15(2)(a), (b), (c) एंड (d) एंड (e) में डिफाइन किए गए हैं उन सभी को हम इंक्लूजन्स कहते हैं। तीसरा स्टेप आता है डिडक्शंस फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस। डिडक्शंस कौन सी हैं? वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की है? कोई डिस्काउंट मिला है तो एनी डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड सच डिस्काउंट हैज़ बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। जो भी डिस्काउंट रिकॉर्ड किया गया सप्लाई में तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। फर्दर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज attributed to the discount has been reversed by the recipient of the supply। तो ये भी हम any discount given after the supply has been effected provided जो भी डिस्काउंट है वो एग्रीमेंट में एंटर किया गया बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई एंड स्पेशली लिंक टू द रेलेवेंट इनवॉइसेस। और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेल किया हुआ है
टू द डिस्काउंट हैज़ बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो ये सभी चीज़ें डिडक्ट कर देंगे। दीज ऑल आर टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस। तो ट्रांजेक्शनल वैल्यू कैलकुलेशन, स्ट्रेट कैलकुलेशंस की बात करें, बेसिक स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, बेसिक प्राइस या लिस्ट प्राइस, एक्सक्लूजन्स ऑफ द जीएसटी, प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, फॉर्मेट क्या है जी, कॉस्ट प्राइस ऐड इंक्लूजन्स लेस डिस्काउंट, ये हमारी क्या आ जाएगी ट्रांजैक्शनल वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, रेट्स डिवाइड बाय 100, तो ये अप्लाई किया जाता है। अगर बैकवर्ड कैलकुलेशंस करनी हो तो ग्रॉस प्राइस जो हमें टोटल प्राइस गिवन होगा कम ड्यूटी प्राइस या प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ड्यूटी कम प्राइस लेस डिस्काउंट्स लेस एनी अदर एक्सक्लूजन्स, वो भी क्या आ जाएगी ट्रांजैक्शनल वैल्यू। उसमें फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग जीएसटी क्या लगाया जाएगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये दो वैल्यूज के फॉर्मूलाज लगाए जाएंगे। फर्दर फॉलो जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स 2017-54 के अंदर क्या है, व्हेन वी यूज वैल्यूएशन रूल्स, जब हम वैल्यूएशन रूल्स यूज करते हैं, अगर तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड ऑन और ऑन कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, देन द वैल्यू सप्लाई इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन रूल्स। तो उस केस में अगर तो ट्रांजैक्शन वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं हो रही, कंडीशंस को फॉलो नहीं की जा रही, तो वैल्यूएशन सप्लाई कैसे डिटरमिन की जाएगी, जो भी रूल्स वैल्यूएशन के बेसिस पे है। जैसे रूल नंबर 27, व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, तो उस केस में ओपन मार्केट में वैल्यू ऑफ सप्लाई देखेंगे क्या है। दूसरा, अगर ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, देन टोटल मनी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों लेंगे। अगर बोथ ए एंड बी डजंट अप्लाई, उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई लाइक काइंड्स एंड क्वालिटी मानी जाएगी। इफ नन ऑफ द अबव, फर्स्ट रूल 30 नॉट एप्लीकेबल, देन यूज 31 रेजिडेंशियल रूल। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानी जाएगी, या डिटरमिन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ट जजमेंट बेसिस, तो बेस्ट जजमेंट बेसिस पे भी वैल्यू डिटरमिन की जा सकती है। तो ये सभी बेसिस माने जाएंगे। व्हेन सप्लाई इज नॉट मेड टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो अगर सप्लाई रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को की जा रही है, तो उस केस में फर्स्ट केस में क्या है, सीक्वेंस क्या फॉलो किया जाएगा, पहले तो ओपन मार्केट में उसकी सप्लाई की अवेलेबिलिटी देखी जाएगी, तो उसके वैल्यू को ही माना जाएगा। देन इफ द ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, देन उसकी जो वैल्यू, जो भी सेम पॉइंट में हमने रूल 27 में पढ़ा है, ओपन मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर वैल्यू नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड, उसके साथ की कोई आइटम होगी तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू हो जाएगी। अगर रूल 30 फॉलो कर रहे हैं तो COP प्लस 10% ऑफ COP। अगर 30 रूल अवेलेबल नहीं है तो रूल 31 रेजिडेंशियल रूल, जिसके अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बेसिस पे वैल्यू डिटरमिन की जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। और अगर गुड्स आर इंटेंडेड टू बी सप्लाइड फर्दर बाय द रिसिपिएंट एज सच, तो 90% ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी गुड्स की वैल्यू मानी जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट, अगर तो एजेंट के थ्रू है, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट शैल बी क्या होगी, द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स बीइंग सप्लाइड और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ द लाइक काइंड, 90% मानी जाएगी जो भी उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स है जो भी रिसिपिएंट के पास पहुंचे, टू इज कस्टमर नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन, जो रिलेटेड पर्सन ना हो, where the goods are intended for further supply for the said recipients. Secondly, when the value of supply is not determined under clause A, जो अगर A के अंडर नहीं पता चल रहा, then the same shall be determined by applying rule 30 and rule 31 of the order, जो COP प्लस 10% वाला रूल एप्लीकेबल होगा या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला माना जाएगा। तो रूल 30 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन बोथ ऑन कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, अगर तो कॉस्ट पे माना गया तो वो 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो रूल 31 क्या कह रहा है, रेजिडेंशियल मेथड फॉर डिटरमिनिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो इफ वैल्यूएशन ऑफ रूल नॉट फॉलोड, देन यूज रूल 31 फॉर सप्लाई एंड सर्विसेज, नॉट पॉसिबल अंडर, देन यूज रूल 30। तो डायरेक्टली रूल 31 कैन बी यूज, इसके अंदर भी 31 डायरेक्टली यूज किया जा सकता है रेजिडुअल मेथड के अंदर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाला। तो ये भी डिपेंड करता है। डिटर्मिनेशन इन वैल्यू ऑफ सर्टेन सप्लाईज, जैसे परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी है बच्चे, तो उस केस में क्या होगा, वेयर एनी ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीज, तो डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग रेट एज द केस में भी, नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सचेंज, वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। इन केस RBI रेफरेंस रेट इज नॉट अवेलेबल,
1% of the amount of Indian rupee received on paid as the case may be. अगर in case whether the neither of the currencies is in Indian rupee, then 1% of the lower of the amount in 1% of the lower of the amount in Indian rupees calculated by converting currencies exchanged by taking RBI reference rate और exchange rate. तो RBI reference rate या exchange rate के accordingly कर लेंगे. up to 1 लाख रुपीज़ जो भी करेंसी एक्सचेंज किया गया, मिनिमम अमाउंट 250 या 1% ऑफ द ग्रोस अमाउंट. अप टू 1 लाख अप टू रुपीज़ 10 लाख एक्सीड कर रही है 1000 प्लस 0.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग. और अगर अमाउंट एक्सीड कर रही है 10 लाख तो 5500 प्लस 0.10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख, मैक्सिमम अमाउंट इज ₹60,000. तो ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी. अगर एयर ट्रैवल एजेंट्स है तो 10% ऑफ बेसिक फेयर सप्लाई मानी जाएगी इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग्स, 5% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग्स. तो बेसिक फेयर क्या है? दैट पार्ट ऑफ एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रैवल एजेंट बाय द एयरलाइंस. जो भी कमीशन पे की जा रही है एयर ट्रैवल एजेंट्स को, वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी. सिमिलरली लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का केस है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स के केस में भी तो नेचर ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस. ओनली कंडीशन इज दैट ITC ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड इज नॉट अवेल्ड. तो सेकेंड हैंड गुड्स के अंदर ITC क्लेम नहीं किया जा सकता. बाकी जो रूल्स डिफरेंस का पता लगा के वैल्यू ऑफ सप्लाई पता चल जाएगा. रिडीमेबल वाउचर्स के केस में वाउचर्स या स्टैम्प है, तो गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोनाउंस्ड बाय द होल्डर फॉर सच वाउचर्स. तो जो भी फेस वैल्यू प्रिंटेड होगी वाउचर्स पे वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी. सेड टू हैव बीन रिडीम्ड व्हेन द वाउचर्स रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट द वाउचर्स. तो ये सभी रूल्स फॉलो किए जाते हैं. एज पर रूल 6 ऑफ द रूल 32, value of such voucher shall be equivalent to the money value of goods and services or both redeemed against such token vouchers. Coupon briefly, face value of such voucher shall be considered as the value of GST. तो अगर suppose say voucher is of ₹5,000, customer purchase the goods worth ₹4,500. In such case, GST will be payable on ₹4,500 at the time of sale and not at the entire amount of 5,000. तो जो भी कस्टमर ने वैल्यू ली है उसी वैल्यू पे वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, दैट इज 4,500 नॉट ₹5,000. तो ये हमारी इस बेसिस पे. उसके बाद आती है वैल्यूएशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अनदर पर्सन, या वैल्यू ऑफ सप्लाई इन सर्विसेज इन केस ऑफ प्योर एजेंट्स. तो वैल्यूएशन ऑफ रूल्स एक्सक्लूजन ऑफ सच एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शंस, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज़. तो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर अंडर सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट एप्लीकेबल होगा. इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स के अंदर सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट एप्लीकेबल होगा. कस्टम्स एक्ट भी साथ में एप्लीकेबल होगा. वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्सेस की बात करें, सेंट्रल टैक्स, स्टेट्स टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स के केस में, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे पता लगाया जाएगा? वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस कम टैक्स प्राइस इनटू 100/100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा. लास्ट में गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी अदर मेथड अंडर सेक्शन 15. अगर किसी भी अबव केस में वैल्यू नहीं डिटरमिन की जा रही तो गवर्नमेंट कुछ रिकमेंडेशन काउंसिल के द्वारा प्रेजेंट कर सकती है अंडर सेक्शन 15(5) ऑफ द CGST एक्ट. I hope you like the lecture. If you have any query, you can put it into the comment below. Thank you so much.